के सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी, डीओपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेमंत खेरा जी, सीताराम चौधरी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, अन्य यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सचिवालय कर्मचारी और तमाम कर्मचारी संघ के नई कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद हो रही है कि आज मुझे फिर एक बार सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर मिला। मैं आप सबको, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से सीताराम चौधरी को व तमाम इनके कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को, सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस भावना के साथ में आप इनको चुना है, आपकी भावनाओं से, आपकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। सचिवालय शीर्ष संस्था है शासन की। यह मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, तमाम चीफ सेक्रेटरी, तमाम सीनियर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब बैठते हैं यहाँ पर, और आप सब यहाँ सचिवालय में काम करते हैं विभिन्न पदों पर। तो पूरे प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है सचिवालय से, और वो निभाया रिश्ता आपने, जो माहौल बना रखा है सचिवालय में। और कोरोना के अंदर मैंने देखा, और कोरोना में भी आप लोगों ने कोई कम रखी भूमिका अदा करने में, पूरे प्रदेशवासियों ने भी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि जो कहा वो ऐसी विश्वव्यापी महामारी थी, सब कुछ चिंता खुद के जीवन की थी। शानदार प्रबंधन किया। ऑक्सीजन से कई लोग मर गए अन्य राज्यों में, दिल्ली के अंदर भी, पर राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। प्रबंधन शानदार। करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने की थी उस वक्त में, 350 सिर्फ कोरोना को लेकर थे। इस रूप में मैं समझता हूँ कि शानदार प्रबंधन किया गया। बीरवाड़ा मॉडल का नाम तो देश में, दुनिया तक पहुँच गया, WHO तक तारीफ करी। कर्मचारियों की हमेशा ज्ञापन मिलते, आज ही मिले मुझे, सीताराम ने दिए अभी, मैंने अभी मार के ACS फाइनेंस को भी। हमेशा ये प्रयास था कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाए गंभीरता से। अभी CS ने सब आपको बहुत सुंदर शब्दों में सब बात कही। आपके उनके बीच में जो रिश्ते रहते हैं उनका जिक्र भी किया, ये रिश्ते रहने चाहिए आपस में। आज भी तो कल मांगे पूरी होती है, आज भी तो कल होती मांग। कई बार वक्त लग जाता है, कई कारणों से लग जाता है, पर देखी जाती है नीति व नीयत क्या है। नीति हमारी और नीयत हमेशा आपके साथ रही है, ये मैं कह सकता हूँ। इसीलिए अधिकांश मांगे पूरी हुई। कई बार सरकार बदल जाती है तो मांगे जो पूरी होती है वो भी रुक जाती है, उसका अनुभव भी आपको है। वो 250 वाला जो है, क्या वो कहते हैं, वो इसलिए नहीं पता, उसको रुकने का मुझे बड़ा अफसोस है। तो कई बातें वही है, छठे मीटर अनुभव भी आपने भुगते हैं, पर अधिकांश मांगे आपकी पूरी हुई। मुझे खुशी है कहते हुए कि अभी मैं देख रहा हूँ कि OPS प्योरली मानवीय दृष्टिकोण से फैसला किया। कोई मांग नहीं करी थी, आप लोगों ने भी कोई मांग थी नहीं। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा फैसला बिना मांगे हुए, और हमने मांग करवाई भी नहीं आपसे। जो राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले मांग उठवाओ फिर मांग पूरी करो। वो भी हमने नहीं किया। अचानक ही घोषणा हुई बजट के अंदर, और देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी तमाम लोगों में चर्चा का विषय बन गया। मेरे यहाँ घर में पता नहीं कितने लोग आए होंगे, कितने लोग भावुक हो गए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। शुक्रिया अदा करने के लिए मैं नहीं रोका, भाई बहुत कुछ हो गया, चिंता, मैं आपके साथ हूँ। कहने का मतलब कि ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण से आज ही मैं मांग करूँगा इस मंच से, भारत सरकार से भी, पूरे देश के राज्य सरकारों को मांग
ओपीएस लगाना चाहिए कर्मचारियों को। आज राजस्थान के कर्मचारियों का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, करती सरकार है, तो जो वर्ग होता है आज कर्मचारी वर्ग राजस्थान का जो है, मेरी दृष्टि में हर राज्य के कर्मचारियों के अंदर उनका सम्मान भी बढ़ा है कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पहल करी गई ओपीएस की। केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। जब ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि ये गलत है, जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम मानेंगे नहीं इसको, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी के अंदर तो है ओपीएस, पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसमें बीएसएफ भी आता है वहाँ पर एनपीएस। ठीक है, ये फैसला पता नहीं किस रूप में लागू किया गया। सीएनएजी कह रहा है कि इसको 15 साल हो गए तब भी अभी तक नियम कायदे बने नहीं इसके, तो बाकी क्या बच जाता है। तो मेरा मानना है कि ये मानवीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति 35 साल की सर्विस किसे कहते हैं, उसके बाद में उम्मीद करता है कि मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। हम लोग आज इतनी इसकी भी निकाले महंगाई रात के नाम पर, शोर बिजली की बात कर रहे हैं, कभी 500 में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कोई न कोई तरीके से कैसे महंगाई की मार कम हो परिवारों पर, ये हम लोग कर रहे हैं। 50 लाख का बीमा कर दिया, दवाएं फ्री कर दी, पेंशन दे रहे 1000 रुपये। बच्चों के लिए कोचिंग फीस ज़्यादा होती, 50,000, 1 लाख, 30,000 बच्चों को अनुप्रति योजना में लाभ दे रहे हैं। सैकड़ों ऐसी स्कीमें उन्होंने बना दी है। पर मेरा मानना है कि जो 4 कानून पास किए यूपीए गवर्नमेंट ने, मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूँ और मैं चाहता हूँ इशू बने देश के अंदर। 4 कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी वक्त बने थे। नरेगा का ऐतिहासिक कानून है, बचा लिए लाखों लोगों को कोविड के अंदर, मजदूरों को भी। शिक्षा का अधिकार 8वीं पास तक का है कानून, हमने 12वीं पास कर दिया राजस्थान के अंदर, लोगों को मालूम नहीं होता। फूड सिक्योरिटी एक्ट और आरटीआई, हम कहते हैं केंद्र सरकार को आप 5वां कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। दुनिया भर के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में ये कानून है या नियम जो भी है, वहाँ वीकली पैसा मिलता है परिवार को, निजी परिवार होते हैं। आज ये इतनी स्कीम देते हैं हम लोग महंगाई के नाम पर, जरूरत नहीं उसकी। अगर आप सतही जो सरकार की नीति हो, नियम हो कि परिवार को, निजी परिवार को हमें सहायता करनी है, अपना पैसा पहुंच जाता है वहाँ पर। यही सिस्टम देश में लागू होना चाहिए। 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, पहले 500 रुपये दिए, 1000 रुपये कर दिए। 1 करोड़ लोगों को पेंशन किसे कहते हैं? बुजुर्गों को, विसर्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को। तमाम बातें उसमें आ जाएगी कि किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी हो देश के अंदर, लागू हो। हम तो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2030 मिशन क्यों लगाया मैंने, इसीलिए लिखा है, और वो प्रोग्राम सरकार का प्रोग्राम है। 2030 मिशन जो है सीएस मॉनिटरिंग कर रही है, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। हम जानते हैं कि अधिकांश लोगों ने अपनी समस्या बताई होगी, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ भी किया होगा, शिकायत की होगी सरकार के अधिकारियों की, हम सब की, वो भी हमारे लिए फीडबैक है। तो एक ऐसा अभियान चल पड़ा है, जल्दी डॉक्यूमेंट आएगा आपके सामने। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं उसका मैं समझता हूँ बहुत बड़ा असर है। कर्मचारियों के लिए तो विशेष फैसले हुए इस बार। देखिए आप ओपीएस के अलावा आरजीएसएस, मैं खुद केंद्र में 20 साल करीब रहा था, वहाँ पर 5 बार एमपी बना केंद्र में, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, तो मैं जान सकता हूँ कि सीजीएसएस का लाभ क्या होता है। हमने उसी पैटर्न पर आरजीएसएस लागू किया कर्मचारियों के लिए। वो योजना आरजीएसएस की चिरंजी योजना से ज़्यादा मजबूत है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। इतना आराम हो गया आपको, कितना चक्कर लगाने पड़ते हैं डॉक्टर को, वेरीफाई कराने के नाम पर, बिल पेश करो, बिल पास करवाओ।
कितना वक्त लगता था, आराम अब हो गया, आपको पूरा इलाज फ्री हो रहा है और प्रायोरिटी पे हो रहा है। और तो सैलरी एडवांस देने का मैंने घोषणा करी बेड के अंदर, एडवांस सैलरी का लोग उठाने लग गए हैं, आपके साथी लोग, इसको भी फायदा मिला। प्रमोशन के आपको अतिरिक्त मौके दिए गए, 4 में 2 बार डीपीजी का फैसला किया गया, 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 वापस लागू किया गया। डीपीसी 2 साल होगी, मैंने कहा भी आपको। बोर्ड कॉर्पोरेशन में भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया। संविदा कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए गए, ये बहुत बड़ा फैसला है। लगभग 1 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। टाइम लगता है, लगे हुए हमारे डीओपी वाले सब लोग, पर ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। 11,000 मृतक कर्मचारियों के जो थे उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। 330 सरकारी कार्मिकों को, अब बताइए आप, जब घोषणा हुई केंद्र के अंदर कि अगर कोई डेथ हो गई, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी मेडिकल डॉक्टर नर्सेज की, तो 50 लाख रुपये मिलेंगे उनको। मैंने उसी वक्त फैसला किया, इमीडिएटली घोषणा मैंने करी, खाली डॉक्टर नर्सेज को नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी काम करता हुआ डेथ हो गई, उसको 50 लाख मिलेंगे राजस्थान के अंदर। अब आप बताइए, करीब 330 सरकारी कार्मिक है राजस्थान में, 330, जिनको 50 लाख रुपये मिले राजस्थान के अंदर। अगर घोषणा नहीं होती तो उनको एक नया पैसा नहीं मिलता। 3 बच्चों पर पदोन्नति से वंचित होने के वाले नियम में भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। एक बड़ा फैसला हुआ जो मैं कहीं देखता हूँ, जाते हैं अस्पताल में, तो जो फराज जो महिला होती है, काम करती है, 20 साल से 5,000 रुपये मिलते, 6,000 मिलते हैं। हमने कहा ये तमाम जो है ठेका प्रथा इसको बंद करो। मैंने घोषणा कर रखी है कि ठेका कर्मचारियों के लिए ठेका प्रथा को ख़त्म करके सरकारी कंपनी बनाई जाएगी, जैसे हमने बनाई है एक्स सर्विसमैन के लिए रेस्को, पूरी रंग की कंपनी बनेगी, वो लगाएगी जो पूरा पैसा उनको मिलेगा। अभी ठेकेदार वसूलता पैसा 15,000 देता, 5,000 देता है, ये प्रथा खत्म करिए। और भी कई छोटे बड़े काम तो किए होंगे। कहने का मतलब यही है कि वो ठीक कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसा ही कोई इस बार जो है, ऐसा ही माहौल बना इस बार। खाली घोषणा नहीं हुई बजट के अंदर, घोषणाएं बजट होने के बाद में हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं साहब लागू भी होने लग गई हमारे पास, तो सड़क बनने लग गई, टेंडर हो गए, कॉलेज खुल गए, तहसील खुल गई, नगर पालिका खुल गई, CHC PHC खुल गए, कोई सोच नहीं सकता। और इतना बड़ा जंप है पिछले 5 साल में। इस 5 साल में अगर आप विज्ञापन देखोगे, आज विज्ञापन आया होगा, मेडिकल का आया मेरे ख्याल से, इतना बड़ा जंप है, कोई विश्वास नहीं कर सकता इतना बड़ा जंप भी हो सकता है क्या 5 साल के अंदर, इतने काम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं। 500 बच्चों को भेजें विदेश पढ़ने के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। 2-3 जो कैटेगरी बनाई गई है उसके आधार पर अगर इमदाद मिलेगी तो बच्चे के जाने का हौसला बढ़ेगा और सुविधा बढ़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अफोर्ड नहीं कर सकता पूरी फीस देना, पूरा आने के खर्चे सब करो। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने शानदार से कानून बनाए हैं, कई नए कानून बनाए, नए फैसले किए हैं। आज हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में तमाम प्रीमियर संस्थाएं जो थी कोई ज़माने में आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ नहीं थी, अब IIT है, चाहे वो IIM है, IIIT है, एम्स है, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कई संस्थाएं तो कहीं नहीं होगी। आज़ादी के बाद में मैंने मुझे याद है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी मैंने खोली थी जोधपुर के अंदर, संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली थी जयपुर के अंदर। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आज़ादी पहले खाली जामनगर में थी, गुजरात के अंदर। आज़ादी के बाद में पहली यूनिवर्सिटी खुली जोधपुर में आयुर्वेद की, और राजस्थान में खुली। ये तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको
तो मैं ये कह रहा था आपको, ये इतने काम हुए हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी में। सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर बन रही है इस पर। 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं? करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर बन चुकी है। इस कदर काम हो रहे हैं। इसलिए 2030 मिशन जो बनाया है वो इसलिए बनाया कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हर विषय के अंदर, हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और मुझे खुशी है कि लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पुण्य बधाई दूंगा। और चुनाव आगे, इसलिए अब तो चुनाव के पहले कोई मीटिंग ऐसी होगी नहीं। चुनाव के पहले तो ना तो 15 अगस्त आएगा, ना 26 जनवरी आएगी। इसलिए आज मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ। आपने बहुत शानदार साथ निभाया हम लोगों का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको उम्मीद कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस बार जो माहौल बना राजस्थान में, हम कहते हैं कि चुनाव, इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, जीत रहे हैं। जगह बन सकती है, बन नहीं सकती है, बन रही है। ये जो जुमले आ रहे हैं पब्लिक से, पब्लिक माई बाप है, फैसला वो करेगी। पर माहौल जो बन रहा है, लगता है कि जो सरकारें बदलती है नुकसान बहुत होता है। मेट्रो बंद कर दिया, जयपुर का भी बन जाता वो 22 किलोमीटर का, सीतापुर अम्बावाड़ी का। रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, 38,000 करोड़ की थी योजना वो, 5 साल बंद रखी, वो योजना 70 करोड़ की हो गई, अब 72 करोड़ की हो गई, बहुत करोड़ की हो गई। तो कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हम ERCP को नहीं रोक रहे हैं, हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई योजना बंद नहीं करते, सरकार में आते तब। पिछली गवर्नमेंट ने अधिकांश योजना हमारी बंद कर दी। ये लंबी चौड़ी बात है, भी कहने की आवश्यकता नहीं। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध मोदी